नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का परिवार अक्सर विवादों में चर्चा में रहता है और एक बार फिर एक नया विवाद जुड़ा है उनके पोते के साथ। वो बाकायदा सरकारी अस्पताल से सीपीओ उठा ले गए। सीपीओ उठा ले गए, बाद में जब दबाव पड़ा तो सीपीओ तो वो वापस ले गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी महकमे में कोई हलचल नहीं है। सीपीओ वापस आ गया, लगता है इससे संतुष्ट हो गए हैं सब। ये एक अपराध है, सरकारी दस्तावेज, सरकारी जानकारियां इस तरह से ले जाना, लेकिन अभी तक न कोई शिकायत हुई है। और वो पुलिस जो खुद भी कई बार संज्ञान ले लेती है, इतना वीडियो वायरल होने के बाद, सीसीटीवी फुटेज आ जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो क्या मध्य प्रदेश में इस तरह के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है या इन्हें क्षमा कर देने की ही आदत हो गई है? चलिए इस बारे में हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या देख रहे हैं आप इस तरह की घटनाओं को लेकर? नहीं, मतलब साफ देख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि अब मध्य प्रदेश में दो कानून हो गए हैं। एक कानून उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, सरकार को पसंद नहीं करते, एक उनके लिए जो सरकार के पिछलग्गू हैं या सरकार का पार्ट है, हिस्सा है। ये बहुत दुखद प्रसंग है और इस पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कायदे से। आप कह रहे हो टीआई को लेना चाहिए, टीआई की औकात क्या है? टीआई जो आप सोचिए सैल्यूट मारता हो जिन लोगों को, उसकी औकात क्या है? आज देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये कोई हम किसी के खिलाफ खबर बना रहे हो ऐसा नहीं। आप देखिए कि कर्नाटक के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता थावरचंद जी गहलोत, जिनका सम्मान है, उनका परिवार उनकी इमेज को मिट्टी में मिला रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें खुद पहल करना चाहिए राज्यपाल महोदय को। उन्हें एसपी उज्जैन को फोन करना चाहिए कि कार्रवाई करिए मेरे पोते के खिलाफ। दरअसल पूरा मामला क्या है, रिजवान भाई जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मनीष गहलोत है, ये उनके पोते हैं, बेटे के बेटे हैं, और ये नागदा में कोई हॉस्पिटल चलाते हैं। और उस हॉस्पिटल के ही सिलसिले में ये वहाँ सिविल अस्पताल में पहुंचे थे नागदा के। वहाँ बीएमओ सही सभी लोग थे। इनका कुछ विवाद हुआ सीएल हेल्पलाइन को लेके। हो सकता है इनके अस्पताल की शिकायत हुई हो और जांच वहाँ के बीएमओ कर रहे हों। अब वो मामला नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनका विवाद हुआ और इनके साथ में इन्हीं के अस्पताल का एक व्यक्ति इनके साथ गया था। तो रूम नंबर 23 में एक सीपीयू रखा हुआ था और उसमें पूरा डाटा था सीएम हेल्पलाइन का, और इनके इशारे पर वो व्यक्ति उठा लाया और ये दोनों ये बाकायदा, देखिए मैं आपको सीसीटीवी में दिखाता हूँ। ये मनीष गहलोत और उसका जो गुर्गा है, छर्रा है, कर्मचारी है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो उसको सीपीयू को उठा के अपने घर ले गए। और इतने नपुंसक अधिकारी जिनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो पुलिस में शिकायत नहीं कर रहे हैं। बीएमओ जो है वहाँ के, ये बीएमओ का नाम है शिवराज कौशल, वो कहता मैं तो छुट्टी पे था। सीसीटीवी देख लो, वहाँ ऑफिस में था उस दिन, लेकिन कहता मैं छुट्टी पे था। और जो सीएमएचओ हैं अशोक पटेल, वो कहते हैं मैंने बोल दिया कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हमारा माल वापस आ गया। क्या नपुंसक लोग हैं। हमारा कंप्यूटर ले गए, सरकारी कार्य में बाधा डाली, वो डाटा ट्रांसफर कर लिया, क्या किया, ये सब चीज़ों की जाँच कौन करेगा? लेकिन देखिए आप, पुलिस के हाथ बंधे हैं। वहाँ जो टीआई साहब हैं वो कहते हैं कि मेरे पास तो शिकायत ही नहीं आई है, तो मैं कार्रवाई कैसे करूंगा? और बात सही भी है, हालांकि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब मामला राज्यपाल के पोते से जुड़ा हो तो पुलिस भी फिर कन्नी काटती है, इधर उधर ताकती है। और ये स्थिति है कि ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में नेताओं के बच्चे जिस तरह की अति कर रहे हैं, नेताओं के बच्चे जिस तरह का कानून तोड़ रहे हैं और कानून सिसक रहा है, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो आप। बहुत गंभीर मुद्दा है रिजवान भाई, और हमें ऐसे मुद्दे पे हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बिल्कुल, अपने दर्शकों को एक बार हम फिर दिखा देते हैं। आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हैं जो सबूत है, ये इस गुंडागर्दी का सबूत। तो आप अस्पताल चलाते हैं तो उस तरह से व्यवहार कीजिए। आप किसी राज्यपाल के पोते की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हैं? नियम कानून पे अस्पताल चलते हैं। आपके अस्पताल में कोई गड़बड़ी थी, क्या था, कैसा था, ये मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, आप देखते जा रहे हैं। ये बाकायदा खुलेआम इस तरह से सीपीओ लेके चले गए और फिर सरकारी महकमा आग्रह कर रहा है, निर्णय विनय कर रहा है
जबकि आपको तत्काल पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, छापेमार कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके दफ्तर से ये सारी चीज़ें जब्त होनी चाहिए थी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। रविंद्र भाई, पहले भी थावरचंद गहलोत जी का परिवार विवादों में आ चुका है। बहू ने बाकायदा इन्हीं के एक पुत्र की वधू ने बाकायदा शिकायत की थी और प्रताड़ना की शिकायत की थी, दहेज मांगने की शिकायत की थी, और लेकिन उस पर भी इसी तरह से गोलमोल होता रहा और लगता है कि शायद कानून इनके लिए बना ही नहीं है। ये सब आज हमारा विषय यही है रिजवान भाई। दरअसल इनकी एक पुत्र वधू है, दूसरे पोते की पत्नी दिव्या है, उसको मारा पीटा गया, सीढ़ी से ढकेला गया, ऐसा वो कह रही है, मुझे नहीं पता है। शिकायत की उसने 3 चीजें कही। उसने कहा कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, मेरा पति नशा करता है, सूखा नशा, ड्रग्स लेता है, और तीसरी बात उसने ये कही थी, उसने कहा था कि उनके पति के अन्य महिलाओं से संबंध है। तो इतने गंभीर आरोप थे। उसको पटका, वो उज्जैन गई इलाज कराने, उज्जैन से उसको इंदौर रेफर किया गया, बॉम्बे हॉस्पिटल में। ये सारी चीज़ें आप गूगल कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। एक बात और मैं भी रेस्ट की बताता हूँ रिजवान भाई, मैं आपको बताऊँ कि थावरचंद गहलोत कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। थावरचंद गहलोत का मैंने दिल्ली में जलजला देखा है, दिल्ली में उनका जो सम्मान है वो देखा है, लेकिन छोटे छोटे प्रलोभन आदमी का कितना बड़ा नुकसान करते हैं, आज मैं एक बड़ा रहस्य खोलता हूँ अपने चैनल पे। दरअसल रामनाथ जो कोविंद थे, उसके पहले ये तय हो गया था, पार्टी ने तय कर लिया था कि इनका नाम थावरचंद गहलोत को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, हमें एक दलित वर्ग का व्यक्ति चाहिए, और लगभग तय हो गया था, क्योंकि थावरचंद गहलोत ने बहुत काम किया है पार्टी के लिए। लेकिन क्या मामला आया, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल थावरचंद जी गहलोत एक पेंशन ले रहे थे, मीसा पेंशन, जबकि उन्हें सांसद की पेंशन मिलती है, विधायक की मिलती है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मीसाबंदी की भी पेंशन ले रहे थे। अब मीसाबंदी की पेंशन का एक नियम था कि कम से कम 30 दिन जेल में रहें, ये 27 दिन जेल में थे। इनके विरोधियों ने, तत्कालीन विरोधियों ने, वो पूरा रिकॉर्ड निकाला जेल से आरटीआई में और भेज दिया दिल्ली। और आप सोचिए कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी पेंशन के चक्कर में थावरचंद जी राष्ट्रपति के पद से दूर हो गए, उनका नाम काट दिया गया, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि, और वो कागज मेरे पास भी हैं जो वहाँ शिकायतें की गई थी, आज भी मेरे पास है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थावरचंद जी इतना बड़ा नाम, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उनकी प्रतिष्ठा को यदि चोट पहुँचा रही हैं, तो यदि मेरा ये कार्यक्रम थावरचंद जी तक पहुँचता है, और पहुँचेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप सबकी खबर अच्छी तरह से लोगों की खबर लेता है, तो लोग भी उसको देखते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, दादा मैं आपको जानता हूँ, थावरचंद जी कई बार मिले हैं, आप मंत्री थे मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी मैं कई बार आपसे मिला हूँ, और आपका कद इतना बड़ा है हम सबकी नज़र में। लेकिन ये जो आपके पोते कर रहे हैं, आप खुद पहल करिए। यदि आज थावरचंद जी गहलोत इस शाम तक इस प्रोग्राम को देखने के बाद उज्जैन एसपी को फोन करके कहते हैं कि नहीं, मनीष के खिलाफ एफआईआर करिए और जो कानूनी कार्रवाई वो करिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका कद कई गुना हो जाएगा। लेकिन जैसी खबरें हम चला रहे हैं चलती रहेगी, वरना आप अपने पोते को नहीं बचा रहे हो, आज इस देश के कानून को चुनौती दे रहे हो। आप सोचिए, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हो आप। इसलिए आज मैं थावरचंद जी आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी गलती कर रहा है, अपने परिवार को थोड़ा समय दीजिए। आप बेशक कर्नाटक में राज्यपाल रहिए, पर अपने परिवार को समय दीजिए, परिवार में चल रहे विवादों को सुलझाइए, और परिवार में आपके पोते पोती क्या कर रहे हैं जरा उसको भी आंखें खोल के देखिए। धन्यवाद रविंद्र भाई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। और थावरचंद जी, आपका कद भी बहुत बड़ा है और आपका पद भी बहुत बड़ा है, और जिस तरह से आपके एक बेटे विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें मौका नहीं मिला, तो इस पर भी आदमी चिंतन होना चाहिए। बेटे को मौका नहीं मिला और पोते इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, एक की पत्नी इतना गंभीर आरोप लगाती है और दूसरे ने खुलेआम गुंडागर्दी की है, लेकिन फिर भी कानून सामने पंगु है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, प्रशासन जो है वो अनदेखी कर रहा है, शिकायत का इंतज़ार कर रहा है। अब इसमें क्या इंतज़ार करना, ये इंतज़ार की इंतहा है, इसमें कोई इंतज़ार नहीं होना चाहिए। और जाहिर है कि आप आगे आएंगे, आगे आकर अगर आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे तो इनका भविष्य भी बेहतर होगा। इनके लिए भी ये बेहतर है कि ये निरंकुशता अगर आपकी सख्ती से
कम हो जाती है, ये मनमानियाँ कम हो जाती हैं और इन्हें लगता है कि ये कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, तो जाहिर है इन्हीं का भला होगा। ये कानून की इज्जत करना सीख जाएंगे, रिश्तों की इज्जत करना सीख जाएंगे, तो जाहिर है आपका ये जो अगली पीढ़ी है ये बेहतर कर पाएगी, समाज सेवा में भी इनका नाम होगा और जाहिर है सियासत में आप हैं तो विरासत का भी इनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं कि आप किस तरह का कदम उठाते हैं, क्या करते हैं और आप उठाते हैं कि नहीं उठाते। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का प्रशासन क्या करता है, इस पर भी हमारी निगाह है और मध्य प्रदेश की सरकार से भी उम्मीद है। डीजीपी साहब बड़े ईमानदार अफसर हैं, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ों में रहने वाले हैं जी, DGP साहब। और वहीं के हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ों में संज्ञान लीजिए, कानून की भी इज्जत बढ़ेगी, सरकार की भी इज्जत बढ़ेगी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।